नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इसमें हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए मैथ के कुल 25 प्रश्न देखेंगे और ये जितने भी प्रश्न होंगे ये मैक्सिमम आपके अरिथमेटिक के प्रश्न होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। लोग 3 घंटी है जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती है। यदि वे सभी दोपहर को 1 बजे एक साथ बजती हैं तो आपको बताना है कि वे किस समय एक साथ फिर से बजेंगे। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इस प्रकार जितने भी प्रश्न होते हैं उस प्रश्न में जो है एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम आपका 30, 45 और 60 का हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम लोग 2 करेंगे, ये आपका 15, यह 45 और यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से करेंगे, ये आपका 15 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। फिर हम लोग 3 लेंगे, ये आपका 5, 15 और आपका 5 हो जाएगा। फिर एक बार हम लोग 3 से इसमें भाग देंगे तो आपका 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और अंत में हम लोग 5 कर देंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 3 5 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। तो ये आपका 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। और यह जो आपका सेकंड में है 180 सेकंड, इसको हम लोग मिनट बदल लेंगे। तो 180 सेकंड को हम लोग मिनट बदलने के लिए इसमें 60 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 3 मिनट। और पहले जो घंटी बजी थी वह 1 बजे बजी थी, अगली बार जो घंटी बजी गई वह 3 मिनट बाद अर्थात 1:03 पर यह घंटी आपकी बजेगी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 प्राप्त होता है और उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो आपको बताना है शेष कितना मिलेगा। 0, 3, 1 या 2। वह संख्या आप कोई मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए वह संख्या आप 11 मान सकते हैं कि 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, तो आप मान सकते हैं 11। इसमें हम लोग 8 से भाग देंगे तो आपका 3 शेष बचेगा। और उसी संख्या में अगर 2 से भाग दिया जाए अर्थात 11 में अगर 2 से भाग दिया जाए तो आपको बताना शेषफल कितना बचेगा। शेषफल आपको 1 बचेगा। या आप कोई और भी संख्या मान सकते हैं। मान लीजिए आप 24, 3, 27 मान सकते हैं। एक और एग्जाम्पल रूप में समझ सकते हैं। तो ये आपका 3 शेष बचेगा। और 27 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका 1 यहाँ पर भी बचेगा। तो आप कोई भी संख्या मानेंगे तो शेषफल आपका 1 ही बचेगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 समान त्रिकोण है। पहले त्रिकोण की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। दूसरे त्रिकोण की परिधि जो है वह 81 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि जो दूसरा त्रिभुज है उसकी संगत भुजाएं आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अगर कोण समान है तो भुजाओं का जो अनुपात है वह भी आपका संगत होगा। तो यहाँ पर जो दिया है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और दूसरे त्रिकोण की जो परिधि वो आपका 81 सेंटीमीटर है। तो इसका जो अनुपात होगा वो आपका 2x + 3x + 4x और यह आपके 81 सेंटीमीटर जो परिधि है इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 3 7 7 2 9, 9x बराबर आपका 81 हो जाएगा। और x की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वह 81/9 अर्थात हमें 9 प्राप्त होगी x की वैल्यू। हमें ज्ञात करना है भुजाएँ। तो एक भुजा आपकी 2x है, दूसरी आपका 3x है और तीसरी आपकी 4x है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 2 × 9 आपका 18 हो जाएगा। दूसरी भुजा आपकी 3x है तो 3 × 9 बराबर आपका 27 हो जाएगा। और तीसरी आपकी 4x है तो 4 × 9 आपका 36 हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। तो यह जो भुजा आपकी होगी वह 18, 27 और 36 सेंटीमीटर होगी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1260 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में 1350 रुपये हो जाती है। आपको बताना है कि ब्याज दर कितनी है। 4.5%, 2.5%, 1.5% या 3.5%।
सबसे पहले हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 3 साल में जो ब्याज हो रहा है वो हम पता करेंगे। तो यहाँ पर 1260 रुपये से लेकर ये आपका 1350 रुपये हो रहा है और यह आपका 3 साल में हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ब्याज निकालेंगे तो ब्याज हमें प्राप्त होगा 1350 में से 1260 हम लोग घटा देंगे तो आपका 90 प्राप्त होगा। यह आपका 3 साल में प्राप्त होगा। हम लोग 1 साल निकालेंगे तो 1 साल का हमें प्राप्त हुआ है 30 रुपये। 30 रुपये 1 साल का ब्याज प्राप्त हुआ है और इसकी वैल्यू हम लोग 2 साल यहाँ पर रख देंगे। 1260 रुपये जो है वो 2 साल में हुआ है, अर्थात 1 साल का जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ है उसकी वैल्यू में यहाँ पर रख देंगे। तो हम लोग मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन जो प्राप्त होगा वो 1260 रुपये 2 साल के ब्याज के साथ है, इसलिए यहाँ पर 60 हम घटा देंगे 2 साल का तो ये आपका 1200 रुपये आपको प्राप्त होगा। ये आपका मूलधन प्राप्त होगा। अब हम लोग जैसा कि साधारण ब्याज का सूत्र जानते हैं कि ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। ब्याज हमें प्राप्त हुआ 60 रुपये 2 साल में और मूलधन आपका 1200 रुपये है, 1200 रुपये है और दर हमें प्राप्त करनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय हमें पता है 2 साल का और यहाँ पे 100 हो जाएगा। यह इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग 6 काटेंगे, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। 10 में हम लोग 4 की भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2.5% आ जाएगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 2.5% है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। एक बार हम लोग इसको पहले फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 3 साल में जो ब्याज हो रहा है आपका वह 90 रुपये हो रहा है। तो 1 साल के हम लोग निकाल लेंगे तो आपका 30 रुपये होगा और 2 साल का ब्याज होकर जो मिश्रधन हुआ था वो 1260 रुपये होगा। तो यहाँ से हम लोग मूलधन निकाल लेंगे और मूलधन में प्राप्त होगा आपका 1200 रुपये मूलधन प्राप्त होगा और ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हम लोग सूत्र जानते ही हैं। अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होगा वो आपका 2.5% हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आनंद और रवि 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। रवि और आनंद समान कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि चिन्मय और आनंद समान कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपको बताना है कि रवि जो है उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 18 दिन, 46 दिन, 10 दिन या 16 दिन। तो इसको हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे। आनंद को ए से डिनोट करेंगे और रवि को आर से, और यह दोनों जो है 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। रवि जो है और चिन्मय को हम लोग सी से डिनोट करेंगे और यह आपका 16 दिन में काम पूरा करता है। चिन्मय और आनंद 48 दिन में काम करता है। चिन्मय और आनंद काम को 48 दिनों में पूरा करते हैं। इस प्रकार जो प्रश्न होते हैं सबसे पहले हम लोग पूरा काम पता करेंगे और पूरा काम पता करने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। तो 12, 16 और 48 का जो एलसीएम होगा आपका 48 होगा और यहाँ पर हम लोग इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पर सभी जो है ए भी 2 बार है, सी 2 बार और आर 2 बार है। तो हम लोग 2 इसको कॉमन ले लेंगे और ए प्लस सी प्लस आर हो जाएगा। और यहाँ पर ए आर का 1 दिन का काम निकालेंगे हम लोग। टोटल काम आपका 48 है और 12 दिनों में पूरा करते हैं तो 1 दिन का जो काम होगा तो 12 चौका 48 होगा। इसी प्रकार से 16 3 48 होगा और 48 सेकंड में 48 होगा। तो यहाँ पर इसका भी टोटल हम लोग करेंगे, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए प्लस सी प्लस आर का 1 दिन का जो काम होगा वह 8/2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका 4 आ जाएगा। हमें ज्ञात करना है रवि का। अगर हमें रवि का ज्ञात करना है तो हमें ए और सी को अर्थात आनंद और चिन्मय को घटा देंगे हम लोग, और आनंद और चिन्मय की जो वैल्यू हमें प्राप्त है वो आपको 1 प्राप्त है। तो आर की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपके 4 - 1 आपके 3 हो जाएंगे। रवि जो है 1 दिन में 16 काम करता है, टोटल काम आपका 48 है। तो जो समय लेगा रवि जो समय लेगा वो 48/3 अर्थात 16 दिन में जो है वह काम पूरा कर देगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। 16 दिन में रवि जो है उस काम को पूरा कर देगा। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये है। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार जो छूट दी गई है। आपको बताना है कि खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अगर छूट वाले प्रश्न दिए गए हों तो उसका एक सूत्र होता है, अगर छूट दी गई स्पेशली तो -a - b प्लस AB/100 इसका सूत्र होता है। इस सूत्र पर हम लोग रखेंगे। यहाँ पर छूट पहले 20% दी गई है और दूसरी आपकी छूट 15% दी गई है, और यहाँ पर AB अर्थात 20 × 15/100 हम लोग पहले डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट पता करेंगे इससे। तो ये आपका 35 हो जाएगा, -35, और ये आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 300/100 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपका
3% हो जाएगा, अर्थात उसे जो छूट मिलेगी वह 32% की मिलेगी। और कोई भी जो चीज़ होती है वह 100% होती है और उसमें आपको 32% छूट दी गई है, तो आपको खिलौने का विक्रय मूल्य आपको पता करना है। तो 1800 का यहाँ पे 100% पहले थी और यहाँ पे 32% को छूट दी गई है। इसको हम लोग घटा देंगे, बटे आपका 100 कर देंगे, तो ये आपका 1800 हो जाएगा, गुणे 100 में से 32 घटाएंगे आपका 68 हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा, या इससे कैंसिल हो जाएगा। और 68 गुणे 18 करेंगे आप लोग, तो ये आपको 1224 रुपये आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। हमें 68% की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आपका आ जाएगा 1224 रुपये आ जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक सुबह राज अपने घर से कार्यालय साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण जो है वापसी में जो उसकी गति थी वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आपको बताना है कि उसकी औसत गति कितनी थी। इस प्रकार जो प्रश्न होते हैं इनमें दूरी एक समान होती है, एक बार आदमी जाता है दूसरी बार जो है आता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो आपका 2xy अपान x प्लस वाई होता है, औसत का सूत्र होता है। इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में काफ़ी जो है इस प्रकार प्रश्न जो आपको परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हैं। तो जो पहली गति चाल आपकी वो 15 है, दूसरी आपकी 10 है। तो हम लोग इसको सूत्र रखेंगे, तो ये आपका 15 गुणे 10 अपान x की वैल्यू आपको 15 रखे हैं और y की वैल्यू में पता है 10 है। तो ये आपका 15 दूनी 30, ये आपका 300 हो जाएगा अपान ये आपका 25 हो जाएगा। तो 25 51 25 और 25 दूनी 50, तो ये आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी औसत चाल हमें प्राप्त होगी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। यहाँ पर हम लोग 2xy अपान x प्लस वाई उसकी वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू हम लोग 15 है और y की वैल्यू हम 10 रखेंगे और टोटल आपका 300 आ जाएगा। 300 में हम 25 से भाग देंगे, तो आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत गति आ जाएगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किसी धन का 10% प्रतिवर्ष जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 1331 रुपये होगा। आपको बताना है वह धन कितना है, 2000, 1500, 1000 या 800। तो यहाँ पर दिया है 10% जो है चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात कोई जो धन है 10% की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/10 होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ता है धन, तो आपका 10 का 11 हो जाएगा 3 साल में, 10 का 11 और ये आपका 10 का 11 हो जाएगा। इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, तो ये आपका 1000 हो जाएगा और ये आपका 1331 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल ही दिया गया 1331, अर्थात वह जो धन होगा आपका वो आपका 1000 रुपये होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यह सबसे आसान तरीका है, आप लोग इसको किसी अन्य तरीका से भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका आपका यही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिनों में बनाते हैं, तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितनी मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। 102, 112, 132, 152। तो हम लोग जानते हैं इसका जो सूत्र होता है m1 d1 अपान w1 होता है और यह जो बराबर होता है वह m2 d2 अपान w2 के बराबर होता है। m1 की वैल्यू हम लोग 70 रखेंगे और दिन आपके 6 हैं और जो वर्ग हुआ आपका 98 मीटर हुआ है। m2 की वैल्यू यहाँ पर 40 दिया गया है और दिन आपके 12 हैं और हमें w2 निकालनी है। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा और यहाँ पर 7 एकन्नम 7 और 14 सते 98 हो जाएगा और हमें W2 जो प्राप्त होगा वह आपका 14 गुणे 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये आपके हो जाएगा 112, 14 8 112। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यह जो है 112 मीटर लंबी जो है दीवार बना पाएंगे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत आपको बताना है, 25, 25.5, 26 या 50। सबसे पहले हम लोग सभी संख्याओं का योग जानेंगे और जैसा कि हम जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो सूत्र होता है, योग का सूत्र होता है n प्लस 1/2 होता है। यहाँ पर n आपका 50 है और ये आपका 50 प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 200 इसको कैंसिल कीजिए, आपका 25 हो जाएगा। ये आपका 25 गुणे 51 हो जाएगा और 25 गुणे 25 से 25 और 25 आपका
1275 हो जाएगा। ये आपका योग है। हमें ज्ञात करना है इसका औसत, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि औसत में सभी संख्याओं को जो है ये आपका योगफल 1275 और कुल संख्या आपकी 50 है। इसको हम लोग इससे भाग दे देंगे, इससे हम लोग भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 25.5। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 1 से 50 तक सभी संख्याओं जो औसत में प्राप्त हुआ है वह 25.5 प्राप्त हुआ है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने परीक्षा में कुल 120 प्रश्न के उत्तर दिए हैं और उसके पश्चात उसे 285 अंक मिला है, तो आपको बताना है उसने कितने प्रश्नों को जो है उत्तर सही दिया है, 60, 65, 75 या 85। इस प्रकार जो प्रश्न सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है वो हम लोग नीचे एलिगेशन लगाएंगे। एक बार हम लोग मान लेंगे सभी जो प्रश्न उसने सही आंसर दिए हैं प्रश्नों के, और एक बार मान लेते हैं सभी प्रश्नों को उसने गलत उत्तर दिए हैं। तो अगर एक प्रश्न के 5 अंक मिलते हैं तो 120 प्रश्नों के जो उत्तर देने पर उससे कितने अंक मिलेंगे, वो आपको 600 मिलेंगे। इसी प्रकार से एक प्रश्न अगर गलत करता है उसे 2 अंक कटता है, तो 120 प्रश्न का सॉल्व करता है और सारे जो है वो गलत हो गए, तो टोटल अंक जो मिलेंगे वो आपको -240 मिलेंगे। और वर्तमान मिले कितने हैं, वो आपके 285। इसको इस प्रकार यहाँ पे जो है इसको घटा देंगे, तो 600 में से 285 हम लोग घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 315 आ जाएगा। और इन दोनों को जो अंतर हम निकालेंगे आपका आ जाएगा 525 के बराबर आ जाएगा। इसे हम लोग 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा और 15 5 75 हो जाएगा, आपका 35 हो जाएगा। ये आपका 35 हो जाएगा और 15 से इसको कैंसिल करेंगे, 15 दूनी 30 और 15 का 15 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा और ये आपका 5 3 15 हो जाएगा। अर्थात 5:3 में प्राप्त हुआ है। सही जो उसने किया वह 5 किया है 5 अनुपात में, और गलत उसने किया है 3 के अनुपात में। हमें ज्ञात करना है सही प्रश्न के उत्तर, सही कितने किए हैं। तो टोटल जो है 120 प्रश्न है, हम लोग 5/8 कर लेंगे और गुणे 120 कर देंगे, तो इसको हम लोग 15 8 120 हो जाएगा, 15 5 75। आपके 75 जो क्वेश्चन है उसने सही किया है। अगर यही प्रश्न पूछता कितने गलत किया है तो हम लोग इसको 3/8 कर देते और गुणे 120 कर देते हैं, तो ये आपके 15 3 45 हो जाता। टोटल जो उसने 45 प्रश्न जो है गलत किया था, तो यहाँ पर सही पूछा जा रहा है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यह जो है इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफार्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। तो आपको बताना है रेलगाड़ी की गति कितनी है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका जो सूत्र होता है वह चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल हमें ज्ञात करनी है, तो चाल बराबर हम लोग यहीं पर रखेंगे। और दूरी जो है ये 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और अपने समान जो है प्लेटफार्म को पार करती है, अर्थात 360 + 360 दूरी हो जाएगी। और समय इसने लिया है 36 सेकंड का, तो यहाँ आपका हो जाएगा 720/36 हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका चाल आ जाएगी। परंतु यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड दिया है, तो हम लोग 20 को हम लोग 18/5 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ जाएगी। तो 20 या 5 चौको 20 हो जाएगा और ये आपका 18 चौक 72, आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसकी जो चाल होगी वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल इसकी होगी रेलगाड़ी की। UPSSC जूनियर स्टैंड 2022 और इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर स्टैंड और पेड अप्रेंटिस का हमारे दोनों भाषाओं में ग्रुप चालू हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर दिए गए हैं, इन पे आप कॉल व व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। धातु की दो गोलाकार गेंदें ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का जो व्यास है वो बी के व्यास से 2 गुना है। तो आपको बताना है ए और बी के आयतनों का अनुपात क्या होगा। 6:1, 8:1, 2:1 या 4:1। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3
पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पर दिया है ए का व्यास बी के व्यास से दोगुना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दूना। हम इसको यहाँ पे R1 मान लेते हैं। दूसरी जो हमें प्राप्त जो दूसरा जो B है उसको हम लोग R2 मान लेते हैं। यह 4/3 पाई R2 क्यूब। तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा यह दोनों, और R1 का क्यूब अपान R2 का क्यूब हो जाएगा। और R1 हम जो जानते हैं कि ये आपका दूना है, तो ये आपका 2 के क्यूब हो जाएगा अपान जो आपका R2 आपका 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब। इसका जो अनुपात होगा आपका 2 क्यूब आपका 8 हो जाएगा, और 1 का क्यूब आपका 1 ही रहेगा। तो यह जो अनुपात में प्राप्त होगा वो 8:1 प्राप्त होगा। ए और बी के आयतन में जो अनुपात प्राप्त होगा वो आपका 8:1 होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक राशि ए बी और सी है जो 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई है, और इनमें बताया जा रहा है कि ए का जो भाग वो आपका 2,500 रुपये है। तो आपको बताना है कुल राशि कितनी है। ए की जो वैल्यू आपके 2 भाग अगर 2,500 के बराबर यहाँ पे दिया है, तो हम लोग 1 भाग की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो 1 भाग की वैल्यू में प्राप्त होगी वो आपके 1250 प्राप्त होगी। और टोटल कितने भाग हैं? 9, 5, 14, 14, 2, 16 हैं। तो हम लोग 16 भाग की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो 1250 गुणे 16 हम लोग कर देंगे, 1250 गुणे 16 कर देंगे। तो ये आपका 16 × 85 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 8 40 हो जाएगा, और 16 का नाम 16, 16 4 20 हो जाएगा। तो जो टोटल वैल्यू में प्राप्त होगी वो 20,000 रुपये प्राप्त होगी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिया प्रश्न में कि 2 की वैल्यू 2,500 दिया है, 1 की वैल्यू हम लोग प्राप्त करेंगे, वह 1250 रुपये हो जाएगा। और टोटल जो अनुपात है आपका 9, 5, 14, 2, 16, तो 16 की वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे, आपका 20,000 रुपये आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वह 5:4 का है। अगर कमरे की जो लंबाई वो आपकी 15 मीटर दिया है, आपको बताना है कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा। 225 वर्ग मीटर, 180 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर या 220 वर्ग मीटर। तो यह आपका अनुपात 5x और 4x हो जाएगा। यहाँ पे दिया है लंबाई जो है 15 मीटर, तो यहाँ पर 5x की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो आपकी 15 मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू प्राप्त करेंगे 15/5 अर्थात 3 मीटर है। तो हमें चौड़ाई जो ज्ञात करेंगे वो आपका 4x हो जाएगी, और x वैल्यू में प्राप्त हमें 3 है, तो 4 × 3 आपकी 12 हो जाएगा। 12 मीटर जो है उसकी चौड़ाई हो जाएगी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई हमें पता है 15 और चौड़ाई हमें पता है 12। इनका जो क्षेत्रफल होगा आपका 15 × 12 अर्थात 180 वर्ग मीटर होगा। तो आयताकार कमरे का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका 180 वर्ग मीटर होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 संख्याओं का महत्तम समापर 16 है और उनका जो गुणनफल है वह 6400 है। आपको बताना है कि इसका लघुत्तम समापर कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका सूत्र होता है लासा गुणे मासा बराबर उनका गुणनफल। दोनों संख्याओं का जो है वो गुणनफल के बराबर होता है। लासा में प्राप्त करना है, लासा बराबर हो जाएगा, गुणनफल आपका 6400 है और महत्तम आपका 1600 है। तो इसको हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, 16 चौक 64 हो जाएगा। तो लासा जो हमें प्राप्त होगा, एलसीएम जो प्राप्त होगा आपका 400 प्राप्त होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाएगा। आपको बताना है उनकी उम्र के बीच का अंतर कितना है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो इनका जो अनुपात हुआ पहले जो है वह 4:5 था, और 6 वर्ष बाद इनका जो अनुपात होगा वह आपका 6:7 हो जाएगा। हम लोग इनका जो अनुपात ध्यान देखेंगे, यह 5 से 7 यह भी 2 अनुपात के बराबर है, और यह भी आपके 2 के बराबर है, और यह जो 2 हो रहा है वो आपके 6 वर्ष के बराबर दिया गया है। 2 अनुपात 6 वर्ष के बराबर है, तो 1 का जो अंतर होगा वो आपका 6/2 हो जाएगा अर्थात 3 वर्ष। इन दोनों के बीच का जो अंतर हमें प्राप्त हुआ है वो आपका 3 वर्ष प्राप्त हुआ है। यह सबसे आसान तरीका। अगर जहाँ पर जो अंतर है वह एक समान है, तो यहाँ पे 5 से 7 यहाँ पर भी 2 का है, और 4 से 6 यहाँ पर भी 2 का अंतर है, और 2 का अंतर 6 वर्ष के बराबर है, तो हम लोग 1 का अंतर प्राप्त कर लेंगे, वो आपके 3 वर्ष के बराबर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है।
आते हैं अगला प्रश्न लोग। दो संख्याओं का योग अगर 28 है और अंतर 12 दिया गया है, आपको बताना है संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 420, 300, 160 या 240। तो दो संख्याओं का योग मान लेते हैं, वह संख्या x और y है। x प्लस वाई आपका 28 दिया है और इनका जो अंतर है वो 12 दिया है। तो इसको हम लोग घटा देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 2y हो जाएगा और ये आपका 2y हो जाएगा और यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, y बराबर आपका 8 आ जाएगा, y बराबर आपका 8 हो जाएगा। इसी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, x प्लस वाई बराबर आपका 28 है और y की वैल्यू हम लोग 8 रख देंगे, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 20 प्राप्त हो जाएगा। हमें प्राप्त करना है संख्या गुणनफल। अगर संख्या एक 20 है, दूसरी 8 है, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो 20 गुणे 8 अर्थात 160 प्राप्त होगा। तो जो गुणनफल होगा वो आपका 160 होगा। आते हैं अगला प्रश्न लो। ए ने एक वस्तु को जिसका मूल्य 50 रुपये है को 20% लाभ पर बेचा है। बी ने वही वस्तु को 25% लाभ पर सी को बेचा है। सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेचा है। आपको बताना है उस वस्तु का मूल्य जो डी ने दिया है वह कितना है, 147 रुपये, 105 रुपये, 85 रुपये या 95 रुपये। सबसे पहले जो ए ने वस्तु बेची थी वो 50 में बेची थी, 20% लाभ लिया था अर्थात 120%। यह हो जाएगा या इससे कैंसिल हो जाएगा या इससे, अर्थात जो है बी को वस्तु जो प्राप्त हुई है वो 60 रुपये में प्राप्त हुई है और बी ने इस पर जो है 25% का लाभ लिया है। इसको हम लोग 125/100 कर लेंगे, या हम लोग 5/4 हम लोग जानते हैं पहले से, तो यह इसको 4 से कैंसिल कर दिया, आपको 15 हो जाएगा, 15×5 = 75। तो सी को जो वस्तु प्राप्त हुई है वह आपके 75 रुपये में प्राप्त हुई है और सी ने 40% लाभ पर डी को बेचा है। अब हम लोग 75 का 140% निकाल लेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे और 5 से कैंसिल, 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये आपका 15×5 = 75 हो जाएगा और ये आपका 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 15 से 105 हो जाएगा। तो वह जो वस्तु डी को प्राप्त हुई है वह 105 रुपये में प्राप्त हुई है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 50 का 120% निकालेंगे हम लोग तो ये आपका 60 रुपये हो जाएगा, जिससे बी ने खरीदा है और बी ने इस पर 25% का लाभ लिया अर्थात 125% निकालेंगे तो आपका 75 रुपये आ जाएगा। इसने सी ने 75 रुपये में खरीदा और सी ने इस पर 40% का प्रॉफिट लिया, तो हम लोग इसका 140% निकालेंगे तो आपका 105 रुपये आ जाएगा, जो डी ने 105 रुपये देकर इसे खरीदा है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया पर, 35% भोजन पर और 20% बच्चों के शिक्षा में व्यय किया है और इसके बाद जो बचता है वह आपका शेष रहता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये है प्रतिमाह, तो आपको बताना है राजेश की आय कितनी है। तो हम लोग सब जितना परसेंट दिया उसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो आपका 15%, 35% और 20%, तो टोटल आपका 15, 35, 50 और 20, 70। 70% जो वह खर्च कर रहा है और बचाता कितना है, तो आपका 100% टोटल होता है और 70% उसने खर्च कर दिया है तो आपका 30% वह बचाता है और यही 30% जो वैल्यू आपकी 2250 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग 1% वैल्यू निकाल लेंगे, 1% वैल्यू तो ये आपके 2250/30 हो जाएगा, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा और यह आपका 3 7 21 और 3×5 = 15। 1% जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो आपकी 75 प्राप्त होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ 100% होती है तो आपके जो उसकी सैलरी होगी वो 100% होगी, तो 75 × 100 हम लोग कर देंगे अर्थात 7500 रुपये उसकी सैलरी है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है, उसकी सैलरी जो है वो 7500 रुपये है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। महिमा ने एक कक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए हैं। आपको बताना है कि महिमा ने कितने अंक जो है कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, 75, 72, 70.5 या 70। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने में से जितना पाई हैं इसको इस प्रकार रखेंगे, जितना पाई है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं और कितने में से 175 में से, और हम लोग परसेंट निकालने के यहाँ पे 100 से गुणा कर देते हैं। इसको हम लोग भाग देंगे 25 से मान लीजिए, तो ये आपका 25 × 4 = 100 हो जाएगा और 25 × 7 =
इसको हो जाएगा, ये आपका 7 बार जाएगा और 7 के भाग हम लोग 126 में देंगे तो ये आपका 18 और 18 चौक 72। उसने जो है 72% जो है अंक प्राप्त किया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य आपको बताना है। 140 रुपये, 175, 150 या 160 रुपये। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ होती है वह आपकी 100% होती है और यहाँ पे 12% की छूट दी गई है, अर्थात वह जो वस्तु होगी उसकी जो वैल्यू होगी वह आपकी 88% होगी और यही 88% जो वैल्यू है वह 132 के बराबर है। हमें ज्ञात करना है 100% की वैल्यू, अंकित मूल्य की 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये आपका 132 गुणे 100/88 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 11 से कैंसिल करेंगे, 11 88 हो जाएगा और यहाँ आपका 12 बार 132 हो जाएगा। इसको हम लोग 4 से कैंसिल, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा और इसको हम लोग 50 ये आपका हो जाएगा और 50 3 150 हो जाएगा। उसके जो अंकित मूल्य है वो आपका 150 रुपये है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का जो औसत है आपका 30 है। आपको बताना है तीसरी संख्या क्या होगी, 35, 36, 40 या 45। तो हम लोग तीनों संख्याओं का योग हम लोग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं औसत में जो है 3 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 30 गुणे 3 हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। ये संख्याओं का योग हो जाएगा। यहाँ पे 2 संख्याएं दी गई हैं, मान लेते हैं तीसरी जो संख्या वह यक्स है तो ये आपका 14 + 31 और प्लस यक्स बराबर आपका 90 के बराबर हो जाएगा। यक्स बराबर हमें निकालना है तो 31 और 14 हम लोग जोड़ेंगे तो आपका 45 हो जाएगा और 90 में से हम लोग 45 घटा देंगे तो आपका हमें जो यक्स की वैल्यू प्राप्त होगी वो आपके 45 होगी। तीसरी जो संख्या हम प्राप्त होगी वो आपके 45 प्राप्त होगी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 750 रुपये अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपये में बेची गई है। आपको बताना है छूट कितने प्रतिशत दी गई है, 12, 12.5, 11.5 या 14%। तो यहाँ पे जो अंकित मूल्य आपका 750 रुपये है और बेचा कितने पे, वो आपका 660 रुपये में बेचा है। हम लोग सबसे पहले इसको पता करेंगे रुपए में कितनी छूट मिली है, वो आपके 90 रुपये की छूट मिली है। अब हम लोग छूट को पता कर देंगे, छूट बराबर होगा 90 छूट मिली कितने पर, 750 रुपये में और कितने परसेंट की, तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा और 15 से हम लोग भाग दे देंगे, 15 × 5 = 75 और 15 × 6 = 90 और यहाँ पर 15 5 दूनी 10 हो जाएगा। वो आपके 12% जो छूट है वह मिली है पतलून पर। सबसे पहले हम लोग इसको पैसे में जो है छूट पता करेंगे तो आपका छूट जो प्राप्त होगी है वो आपका 90 रुपये